हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और फिर से आ गया हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो भी बड़ा रोमांचक होने वाला है। और सॉरी दोस्तों, इस बार थोड़ा वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आगे से कोशिश करूंगा कि वीडियो टाइमली डालता रहूं। और इसी उसके साथ हम चालू करते हैं अपना वीडियो। और आज का जो वीडियो है बड़ा ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं मैं, तो देखते हैं। और तो पहले जिसने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब करें चैनल। अविनाश MEP ऑफिस के नाम से मेरा चैनल है, जो कि एक टेक्निकल वीडियो बेस्ड चैनल है, जिसमें मैं कोशिश करता हूं आपके साथ शेयर करने की कुछ अमेजिंग वीडियोस। और इसमें फैक्ट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल को लेके। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ मैं। और जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल शॉक और उसके रेमेडीज़, उसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है वो बड़ा ही ख़तरनाक एक प्रोसीजर है, जिसमें पर्सन की जान भी जाती है। तो इससे ही बचने की हम आज कोशिश सीखेंगे। हम इसके बचने के तरीके सीखेंगे, कैसे लगता है उसको सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। और मैं दोबारा से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल शॉक एंड देयर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल शॉक? An electrical shock occurs when a person comes into contact with an electrical energy source. Electrical shock जो है वो occurs करता है जब एक जो पर्सन है वो एक इलेक्ट्रिकल सोर्स के कांटेक्ट में आता है, तब ये इलेक्ट्रिकल शॉक किसी को लगता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू ए पोर्शन ऑफ द बॉडी कॉजिंग ए शॉक। मतलब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर से पास होती है तो उस केस को हम शॉक कहते हैं। एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी may result in no injury at all or may result in devastating damage और डेथ। एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब समझते हैं कि कहीं पे जब वो एक्सपोजर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कहीं पे नॉर्मल इंजरी आती है या इंजरी नहीं भी होती है, लेकिन किसी किसी केस में रिजल्ट इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि डैमेज हो सकता है और डेथ की भी बात हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक can result from contact with faulty electrical appliances or machinery, household wiring, electrical power lines, lightning and the electricity outlets। अच्छा, इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो किन किन चीज़ों के उससे कांटेक्ट में आने से हो सकता है? फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, मशीनरी के कांटेक्ट में आने से हो सकता है फॉल्टी, हाउस होल्ड वायरिंग, जो घरों में हमारे वायरिंग होती है उसके थ्रू शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस के थ्रू शॉक लग सकता है, जो हमारी नेचुरल लाइटनिंग होती है उसके थ्रू भी शॉक लग सकता है, और इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, मशीनरी हो गई हमारी या से लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, इन चीज़ों से भी हमें शॉक लग सकता है। तो समझते हैं और जानते हैं। अच्छा देखिए, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं शॉक्स के। तो देयर आर सो मैनी कॉज ऑफ शॉक मे रिजल्ट एज ट्रॉमा, हार्ट स्ट्रोक, ब्लड लॉस एंड एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर इन्फेक्शन, पॉइजनिंग, सीवियर बर्न्स और other causes. But we are here to discuss and understand about the electric shock, their types and the treatment. अच्छा, कॉज क्या हो सकते हैं, किसके कारण, जिसके शॉक के कारण से क्या क्या हमें हो सकता है? ट्रॉमा हो सकता है, हीट स्ट्रोक्स लग सकता है, हमें जलन, ब्लड लॉस हो सकता है, हमारा एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है शॉक्स के कारण, सीवियर बर्न्स जैसे जलना, बहुत ज़्यादा सीवियर केस में जलना भी हो सकता है, और अदर कॉजेज़। बट अभी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल शॉक, उसके टाइप और उसका ट्रीटमेंट। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शॉक के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स। जो इलेक्ट्रिकल शॉक है, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजरीज आर एज बिलो। जो हमारे टाइप्स हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, उससे क्या क्या हो सकता है समझते हैं। फर्स्ट है फ्लैश।
क्या है कि अगर कहीं पे हमारा इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से केवल फ्लैश हमें लगता है, हमारा प्रॉपर शॉक नहीं लग पाता, कहीं पे फ्लेम होता है, कहीं पे उसकी जो जलन है या उसका जो लाइट उसकी वजह से आग लगी है वो फ्लेम लगती है, कहीं पे लाइटनिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती है, उसकी वजह से हमें मतलब शॉक से केवल लाइटनिंग का असर होता है। और एक होता है ट्रू शॉक में हम पर्सन ऑफ शॉक इंजरीज कैन अकर्स फॉलोइंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। ए पर्सन में रेस्पॉन्ड बाय जर्किंग अवे which might cause them to lose balance or fall and injure another part of their body। तो क्या होता है कि जब पर्सन कहीं पे रेस्पॉन्ड करता है तो एकदम से जर्किंग अवे, पीछे को एकदम से पीछे को जर्क लगता है उसको, या वो क्या होता है might cause them to lose balance, और उसकी वजह से वो बैलेंस लूज कर देता है अपना, गिर जाता है, फॉल हो जाता है, और इंजरी अनदर पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और इसकी वजह से किसी भी पार्ट में उसके इंजरी आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ शॉक्स हैं जो इलेक्ट्रिकल शॉक, एक एक करके समझते हैं। फ्लैश शॉक, जो फ्लैश होता है, ए फ्लैश इंजरी टिपिकली कॉज सुपरफिशियल बर्न्स, मतलब जो दूर से एकदम से उसकी हीट आती है उसकी वजह से जो बर्न होता है। दीज अकर ड्यू टू द हीट ऑफ एन आर्क फ्लैश, मतलब फ्लैश का जैसे कहीं पे करंट लगा, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिकल शॉक हुआ एकदम से, करंट एकदम से फ्लैश हुआ कहीं पे, तो उसका आर्क जो लगती है उस आर्क को, फ्लैश को लगने को हम फ्लैश शॉक कहते हैं। विच इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन। यहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन होता जाता है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर एकदम से बर्स्ट कर जाता है, उस केस में, ऐसे केस में जो फ्लैश उस केस में जो शॉक लगता है उसको फ्लैश शॉक बोलते हैं। द करंट डज नॉट पेनिट्रेट द स्किन, उस केस में हमारा केवल शॉक लगता है और जो करंट है वो हमारी बॉडी के अंदर से पेनिट्रेट नहीं होता, हमारी स्किन से टच नहीं होता है। ऐसे सेकंड आता है हमारा फ्लेम शॉक। दीज इंजरीज अकर्स व्हेन एन आर्क फ्लैश कॉज ए पर्सन क्लॉथ टू इग्नाइट, द करंट मे और मे नॉट पास थ्रू द स्किन। अच्छा, अब फ्लेम शॉक से समझते हैं। इस केस में जो इंजरीज होती हैं उस केस में केवल आर्क फ्लैश कॉजेज होता है, वो पर्सन के क्लॉथ को इग्नाइट करता है बस, वो मे बी उस क्लॉथ के थ्रू आपकी स्किन में जा भी सकता है करंट और नहीं भी जा सकता है, तो ऐसे केस में हम उसको फ्लेम शॉक बोलते हैं। लाइटनिंग शॉक, these involves short but high voltage electrical energy, the current flows through a person body। लाइटनिंग शॉक क्या है कि दीज इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व होता है शॉर्ट, मतलब बहुत छोटे सेकंड के लिए, लेकिन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे शरीर में पास करती है, तो उस केस में करंट हमारे शरीर से पास हो जाता है, लेकिन बहुत छोटे टाइम के पार्ट के लिए होता है, तो इसलिए इस शॉक को हम लाइटनिंग शॉक बोलते हैं। और जो ट्रू शॉक है, ट्रू शॉक जो होता है, इस केस में द पर्सन बिकम पार्ट ऑफ द सर्किट एंड द इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स एंड एग्जिट द बॉडी। इस केस में क्या होता है कि पर्सन, ट्रू शॉक उसको बोलते हैं जिसमें पर्सन के प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के कांटेक्ट में आता है वो, और इलेक्ट्रिसिटी उसके शरीर से पास होती है और निकल जाती है। ऐसे कॉज में इस कॉज को हम ट्रू शॉक बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। अब देखिए, अब हमें शॉक लग गया, शॉक के बारे में हमने जाना। अब आगे जानते हैं कि उस शॉक की वजह से हमारे बॉडी में, हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट रह जाता है या हो जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इफ़ेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, बेसिकली देयर मे कॉज टू टाइप ऑफ इफ़ेक्ट अकर्स आफ्टर गेट इलेक्ट्रिक शॉक आर एज बिलो। मतलब क्या है हमारे कहने का कि अभी जो बेसिकली देयर आर दो टाइप के शॉक होते हैं जो कि हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो शॉक है हमारा वो है शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट, मतलब फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो हमारा शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट होता है। जैसे कोई करंट लगा तो हमें हल्का फुल्का कुछ हुआ, जैसे हार्ट बीट हमारी एकदम से इरेगुलर हो जाती है, या हल्का सा जल जाते हैं, सीजर टिंगलिंग हो जाती है, या प्रिकलिंग माने कहते हैं कि एकदम चुभने का एहसास होता है, सेंसेशन, प्रिकलिंग सेंसेशन, चुभने का एहसास हो जाता है एकदम से। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस,
जो हमारा कॉन्शियस है वो लॉस हो जाता है और हमारे को हेडेक भी हो जाता है। तो इस टाइप के इस टाइप के होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। इनको हम शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट बोलते हैं, जो कि हमें शॉक लगने के बाद होते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होते हैं? लर्न टर्म्स लाइक, जैसे इफ़ेक्ट अकर्स लाइक कोमा, कि किसी को हम अगर किसी को ज़्यादा देर तक के लिए शॉक लगा है तो वो कोमा में जा सकता है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मतलब रेस्पिरेटरी अरेस्ट से क्या समझते हैं कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस अटक सकती है उसकी। तो ये इस टाइप के जो शॉक आते हैं इनको हम लॉन्ग टर्म शॉक कहते हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट कहते हैं, जो कि हमें शॉक की वजह से मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे क्या है शॉक के लेके। अच्छा, अगर हमें शॉक लग जाता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमें माइनर शॉक लगता है, माइनर इलेक्ट्रिक शॉक सच एज दोज फ्रॉम स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेज डू नॉट टिपिकली नीड मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हमें माइनर शॉक लगा है, जैसे घर के अप्लायंसेज से, छोटे मोटे अप्लायंसेज से, कभी प्रेस से लग गया या टेस्टर से लग गया, या जो भी हमारे अप्लायंसेज होते हैं छोटे, उनसे लगता है, तो उस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली। हाउएवर ए पर्सन शुड सी ए डॉक्टर इफ़ दे हैव एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोक्यूशन। क्या है कि उसको, लेकिन फिर भी उनको एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोक्यूशन के लिए एक्सपीरियंस्ड हो। ऐसे पर्सन को डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। बट इफ़ समवन हैज़ रिसीव्ड ए हाई वोल्टेज शॉक, अगर किसी को हाई वोल्टेज शॉक लगा है, उस केस में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तुरंत वो 911 पे कॉल करे और एकदम से अपनी सिचुएशन को बताए। अच्छा, अगर किसी को शॉक लग जाता है तो उस केस में देखिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो इफ़ ए पर्सन एक्सपीरियंस ए सीरियस इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी पर्सन को सीरियस इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो फर्स्ट क्या है, CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, है ना, ट्रस्टेड सोर्स है, गिव द फॉलोइंग एडवाइस, वो आपको एडवाइस देते हैं, समझाते हैं, फॉर हाउ टू रेस्पॉन्ड एज ए बाईस्टैंडर। तो फर्स्ट क्या करना होता है हमें, डू नॉट टच द पर्सन को छुए नहीं जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, एज दे मे बी इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिक शॉक, और क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल सोर्स के कॉन्टैक्ट में आ सकता है। फर्स्ट क्या करना है, हमें कॉल करना है 911 पर, और हैव समवन एल्स कॉल 911, या तो खुद कॉल कर सके या किसी और को बोले कि वो 911 पे कॉल करे, या करना चाहिए औरों को। इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो, टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। If it is not safe, use a non-conducting object made of wood, cardboard और plastic to move the source away. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, अगर कि वहाँ पे सेफ़ है तो सबसे पहले हमें सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स स्विच ऑफ करना चाहिए। अगर वो अपना सेफ़ नहीं है सोर्स को छूना, तो यूज ए नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, एक नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको यूज करना चाहिए, लाइक वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, टू मूव द सोर्स अवे, जो कि जिस सोर्स से पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उस चीज़ को। जब हम आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रिकल सोर्स, जब हम इलेक्ट्रिकल सोर्स को हटा देते हैं तो चेक द पर्सन फॉर ए पल्स, उसकी पर्सन की पल्स चेक करनी चाहिए सबसे पहले, एंड डिटरमाइन वेदर दे आर ब्रीदिंग, क्या वो ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें ये चेक करना चाहिए। इफ़ द पर्सन हैज़ नो पल्स, अगर पर्सन को पल्स नहीं है, बिगिन CPR इमीडिएटली, तो हमें CPR अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि उसकी पल्स, हमें पे मेन मोटिव होना चाहिए उस वक्त हमारे को कि उसकी पल्स हम जल्दी से जल्दी वापस लाएं। इफ़ द पर्सन इज फेंट और पेल, मतलब वो बंदा जो है जिसको शॉक लगा है वो अगर सफ़ेद पड़ गया है या पीला पड़ गया है, तो ले देम डाउन, उसे निटाना चाहिए, विद देयर हेड लोअर देन देयर बॉडी एंड एलिवेट देयर लेग्स, मतलब उसकी इस तरीके से लिटाना चाहिए कि उसका जो हेड है वो उसकी बॉडी से नीचे रहे, एंड जो उसके लेग्स हैं वो एलिवेट करने चाहिए, मतलब ऊपर उठाने चाहिए। देन ए पर्सन शुड नाइदर टच एनी बर्न नॉर रिमूव बर्न क्लॉथिंग,
इन केस अगर कोई रेमेडी या इसकी रेमेडी के केस में, जो इलेक्ट्रिकल शॉक के केस में अगर कोई जल गया है या बर्न हो गया है, उस केस में ना तो उसके बर्न एरिया को छूना चाहिए, ना उसके बर्न क्लॉथ कभी उतारने चाहिए, क्योंकि उस केस में हम उसको और ज़्यादा इंजर्ड कर देंगे और जिससे कि उसको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसे केस में ना तो उसको टच करना चाहिए, ना उसके बर्न एरिया को, बर्न क्लॉथ को उतारना चाहिए। अब समझते हैं कि अगर कभी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसको CPR कैसे दिया जाता है। CPR होता क्या? ए पर्सन कैन परफॉर्म CPR एज फर्स्ट एड टिल एनी हेल्प रीच एट एक्सीडेंट प्लेस। भाई मतलब कि हम उस पर्सन को CPR दे सकते हैं एज ए फर्स्ट एड जब तक कि दूसरा कोई उसको हेल्प जो है वो एक्सीडेंट प्लेस तक नहीं पहुंच पाती है। तो फर्स्ट क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रिंग कंप्रेशन। एडमिनिस्ट्रिंग कंप्रेशन होता है प्लेस वन हैंड ऑन टॉप ऑफ द अदर इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। एक हाथ हमें बंदे के चेस्ट के मिडिल में रखना होता है, यूजिंग बॉडी वेट, अपना बॉडी वेट का यूज करके पुश डाउन करना होता है हार्ड एंड फास्ट टू एडमिनिस्टर कंप्रेशन दैट आर 2 इंचेस डीप। मतलब लगभग इतना हमें करना है कि वो 2 इंची डीप जाए। द एम इज़ टू डिलीवर 100 to 120 कंप्रेशन पर 60 सेकेंड। और हमारा जो एम रहता है वो रहता है कि हम 60 सेकेंड में कम से कम 100 से 120 बार कंप्रेस करें। तो एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा है डिलीवरिंग रेस्क्यू ब्रीथ। अगर उस केस में भी उसकी पल्स वापस नहीं आ रही है, उसको सांस नहीं आ रही है, तो सेकंड देते हैं हम आर्टिफिशियल ब्रीथ बोलते हैं या डिलीवरिंग रेस्क्यू ब्रीथ। फर्स्ट क्या करते हैं? मेक श्योर दैट द पर्सनस माउथ इज़ क्लियर, उसका मुंह क्लियर होना चाहिए। देन टिल्ट देयर हेड बैक, उसका सर पीछे को घुमाना चाहिए। लिफ्ट देयर चिन, उसकी चिन उठानी चाहिए। पिंच देयर नोज क्लोज, उसकी नोज को बंद कर देना चाहिए। एंड ब्लो इनटू देयर माउथ टू मेक देयर चेस्ट राइज, ताकि और ऐसे उसको सांस देनी चाहिए, इतनी तेज सांस देनी चाहिए कि उसकी जो चेस्ट है वो राइज हो, ऊपर उठे। परफॉर्म 2 रेस्क्यू ब्रीथ एंड कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रिंग कंप्रेशन। 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी चाहिए, उसके बाद फिर से पहला वाला प्रोसेस करना चाहिए, चेस्ट पे उसको पुश डाउन करना चाहिए। फिर थर्ड क्या करना होता है? रिपीटिंग द प्रोसेस। और अब ये चीज़ जो है हमें बार बार रिपीट करनी होगी जब तक कि उसको ब्रीदिंग वापस ना आ जाए, या उसके जैसे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कैरी, यह हमें कैरी रखना होगा ऑन अनटिल, तब तक हेल्प अराइव्स और द पर्सन बिगिंस ब्रीथिंग, जब तक हमारे वहाँ पे हेल्प नहीं पहुँच जाती और जो पर्सन है जिसको शॉक लगा है वो ब्रीथ ना करने लगे, तब तक ये CPR हमें देते रहना चाहिए। कि जनरली जब शॉक लग जाता है तो हमें ना क्या क्या चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम शॉक से बच सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक शॉक रेंज फ्रॉम माइनर टू सीवियर। माइनर टू सीवियर की जो रेंज है वो कैसे पता करते हैं? एज टू द इंजरीज दे कैन कॉज, मतलब इंजरी जिस हिसाब से हुई है उस हिसाब से उसको माइनर और सीवियर हम लोग डेडिकेट करते हैं। मैनी इलेक्ट्रिक शॉक अकर्स इन द होम, बहुत से जो शॉक हैं वो अपने घरों में ही लगते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक हाउस होल्ड अप्लायंसेज रेगुलरली फॉर साइंस ऑफ डैमेज, मतलब हमें रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कि वो कहीं डैमेज तो नहीं है। पीपल वर्किंग इन प्रॉक्सिमिटी टू इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम शुड टेक पर्टिकुलर केयर एंड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रेगुलेशंस। और हमें हमेशा जब भी हम काम करते हैं इंस्टॉलेशन का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपर केयर करें और दूसरा हम उसकी सेफ्टी जो हमारे प्रिकॉशंस होते हैं वो हमेशा हमें फॉलो करने चाहिए। इफ़ ए पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस ए सीवियर शॉक, अगर कोई पर्सन है जो हमारे सीवियर शॉक के उसमें आ गया है, टच में आ गया या उसको एक्सपीरियंस हुआ है सीवियर शॉक, तो ए बाय स्टैंडर शुड कॉल 911। हमें हमेशा 911 पे कॉल करनी चाहिए एंड एडमिनिस्टर फर्स्ट, जब तक हमें CPR फर्स्ट एड देना चाहिए इफ़ इट इज़ सेफ़ टू डू सो, अगर वो सेफ़ है देने के लिए तो। सो दोस्तों,
आज का टॉपिक हमारा शौक जो था वो यहीं तक था। और शौक टॉपिक आपको कैसा लगा? अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि हम शौक कैसे शौक लगता है, क्या क्या शौक के टाइप होते हैं, क्या क्या उसकी रेमेडीज़ होती हैं, क्या क्या हम शौक के दौरान कर सकते हैं या क्या क्या हमें उनसे बचना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था। मैंने कोशिश की है कि मैं और अच्छे वीडियो लाऊं। इसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मुझे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आगे ला सकूं। और कोशिश करता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दूं आपको। तो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और आगे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। गुड बाय।